चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो जो डेफिनेशंस, ग्राफ और डेरिवेशन आपको सबको पक्के करने हैं, उनकी लिस्ट, उनके बाद वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। इन सारी डेफिनेशन को आप गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए। ध्यान से सुनो, सेफ बैठ जाओ सीट लेकर। ऊपर से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। दीज आर फ्यू डेफिनेशंस। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा होता है, लिसन हियर केयरफुली, किसी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा होता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दैट कंडक्टर, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। ठीक, उन इलेक्ट्रॉन्स के अगर आप मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो पहले एक्सेलरेट होते हैं, देन कोलाइड करते हैं, रिटार्ड हो जाते हैं, देन अगेन एक्सेलरेट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो बार बार अपनी स्पीड गेन कर कर टकराने के बाद फिर लूज कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप ऑन एन एवरेज एक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं इनसाइड अ कंडक्टर, तो वो एवरेज वेलोसिटी उनकी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रहेगा। थर्ड है मोबिलिटी। मोबिलिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की तो अलग अलग कंडक्टर्स में हो सकता है अलग अलग ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अच्छा होगा, ज़्यादा मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ, बहुत पॉपुलर है, आपने पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ओम्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में भी याद रखें, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक, जिसमें हम करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर साथ साथ मैं आपको बता दूं कि करंट डेंसिटी भी आप लोग याद कर लेना। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जहाँ पर एरिया आपको क्रॉस सेक्शन एरिया रखना है। यूनिट होती है इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, याद रहेगा। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देर आर 3 limitations ऑफ ओम्स लॉ दैट आर गिवन इन NCERT बुक। वहाँ से आप उन तीनों लिमिटेशंस को पढ़ें। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V और I हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, बट इन सम केसेस दे आर नॉट। जहाँ जहाँ नहीं होते वो आप उसको याद रखेंगे। 3 पॉइंट है। ठीक है, देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बेस्ड हैं। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो हीट की फॉर्म में भी इवॉल्व होता है। ठीक, और बहुत सारी डिवाइसेज हमारी जो वर्क करती हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं, मतलब एनर्जी का कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ फॉर्मूले हैं। पावर जितनी कंज्यूम हो रही है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। किसी भी अप्लायंस के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सब एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और पर सेकंड के हिसाब से कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पावर। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू VI, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R एंड P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। पावर की यूनिट होती है वॉट, और बड़ी यूनिट है किलोवाट। ठीक, नेक्स्ट आता है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है, आपने जो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस चेक करते हैं ना, रो L अपॉन A, लेंथ पर डिपेंड करता है कंडक्टर में एरिया पर, और जो तीसरा फैक्टर होता है ये होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और इस फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज कर लें तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन L, एंड इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ A एंड L इक्वल टू 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट ले लीजिए, लेंथ वो भी 1 यूनिट ले लीजिए, तो ये बचेगा रेजिस्टिविटी R के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ। A भी 1 हो जाए, L भी 1 हो जाए, तो फिर जो रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टिविटी कहलाती है उस पर्टिकुलर मटेरियल की। रेजिस्टिविटी वैसे कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर से चेंज हो जाती है। ठीक, टेम्परेचर डिपेंडेंस भी आपको याद रखना है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ठीक,
रेजिस्टिविटी का अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/ρ, 1/ रेजिस्टिविटी, इसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो होती है ओम मीटर, कंडक्टिविटी की होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल को जब आप सर्किट में करंट कनेक्ट करते हैं तो सेल के थ्रू भी करंट पास होता है। इफ़ देयर आर सेवरल सेल्स कनेक्टेड तो सबके थ्रू कुछ ना कुछ करंट अंदर से पास हो रहा होता है। सर्किट का रेजिस्टेंस होता ही होता है, लेकिन सेल का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक, जो अपने साथ लेकर घूमता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपने दावत करी एक इंसान की, वो साथ में एक छोटा बच्चा भी ले आया, वो भी कुछ ना कुछ खाएगा। इसी तरीके से ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, कुछ पोटेंशियल इसके अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाता है। जो भी पोटेंशियल वो प्रोवाइड करता है, कुछ पोटेंशियल इसके अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाता है, वो कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो सेल के अंदर फील्ड होता है, उसके रेजिस्टेंस को ही इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ जो मैक्सिमम वोल्टेज कोई सेल प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक, वो कहलाता है उसका ईएमएफ। बट क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है हर सेल का, तो थोड़ा सा पार्ट तो उसके खुद के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगा। बाहर टर्मिनल पर अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो वो एक्चुअल में ईएमएफ के बराबर नहीं होंगे, वो थोड़े से उससे कम होंगे। तो जो टर्मिनल पर जो वोल्टेज हमें मिलते हैं उसको वो कहलाते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और जो सेल ऑफर करता है, करना चाहता है, यही कह लीजिए ओपन सर्किट में ऑफर करता है, वो कहलाता है उसका ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट भी वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज की यूनिट भी वोल्ट है। ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज किरचॉफ रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है किरचॉफ रूल्स के ऊपर, और किरचॉफ रूल की एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। ठीक है, डेरिवेशन आ सकता है। किरचॉफ रूल के डेफिनेशन आपको दोनों को, उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको याद होनी चाहिए। किरचॉफ रूल का स्टेटमेंट, ठीक, पहला है किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन रूल भी कहते हैं इसको। एक जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहाँ से जाएगा भी। करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग दैट जंक्शन। दूसरा है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्लोज लूप में लगता है, इसीलिए इसको लूप रूल भी कहते हैं, मैश रूल भी कहते हैं। एक किसी भी क्लोज लूप के अंदर अगर आप सारे पोटेंशियल्स का सम करते हैं तो वो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, एक पॉइंट से स्टार्ट कर कर घूमकर वापस वहीं पर आ जाना। जब आप एक सर्किट के अंदर पूरा घूमकर इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा घूमने के बाद ज़ीरो ही आएगा। सेम पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। ये सारी डेफिनेशन लर्न करने के बाद जब आप लर्न कर लें तो आप डेफिनेशन वाला पार्ट आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा खासा कवर हो चुका है। ठीक, ये मिनिमम बताया गया है आपको कि कम से कम इतना प्रिपेयर करना ज़रूरी। डेरिवेशन जो आपको इस चैप्टर में पक्के करने हैं, पहला डेरिवेशन आता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस पर आप उसकी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियली सबकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जब सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं तब आप उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आती है -e टॉ बाई एम। छोटा ई बड़ा ई टॉ बाई एम, याद रहेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। इस वजह से यहाँ पर ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया है। क्लियर है बात सबको? नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, I इज इक्वल टू NEAVD नवेद। ठीक, ये आपको समझाया था मैंने। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है ये ड्राइव करने के लिए आ सकता है, आपको ये ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, उसका डेरिवेशन ओम्स लॉ से स्टार्टिंग होती है। थोड़ा सा उसके अंदर फॉर्मूले में रीअरेंज करना है आपको, V की वैल्यू पुट करनी है, I की वैल्यू पुट करनी है, R रेजिस्टेंस पुट करना है, आपको ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जिस तरह रेजिस्टेंस को सीरीज में एक के बाद एक कनेक्ट किया जा सकता है या पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है, इस तरह सेल्स भी सीरीज और पैरेलल में कंबाइन किए जा सकते हैं, कनेक्ट किए जा सकते हैं।
तब उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक, इसका डेरिवेशन आपको करना है सीरीज़ और पैरेलल दोनों में। इक्विवेलेंट ईएमएफ सीरीज़ में सबके सम के बराबर होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में सबके सम के बराबर होता है, मतलब E = E1 + E2 + E3 अगर 3 सेल कनेक्टेड है। इसी तरीके से R = R1 + R2 + R3। पैरेलल में E/R का रेशियो अगर आप सबका सम अप करते हैं तो वो इक्विवेलेंट E/R के बराबर आता है। और पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही चलता है इंटरनल रेजिस्टेंस में भी जो रेजिस्टेंस का है, मतलब 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से आप सबका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करते चले जाइए, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। फाइनली बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ रूल यूज़ करने होते हैं इसके अंदर। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में आप कनेक्ट करें, एक डायगोनल पर वोल्टेज अप्लाई करें, दूसरी डायगोनल के बीच में लगा दीजिए गैल्वेनोमीटर, तो वो बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसको अगर आप बैलेंस कर दें तो बैलेंस तब कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू 0 करंट पास हो रहा होता है। ठीक, वो बैलेंसिंग कंडीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल आना चाहिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाता है। ये 2-3 ग्राफ हैं जो आपको याद रखने हैं, बनाने के लिए आ सकते हैं। एक तो आपको VI कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर और नॉन लीनियर, मतलब ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए सबके लिए आपको VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाना है। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ ओमिक कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं और आपके इंसुलेटर्स हैं, उन सब के लिए अगर आप बनाना चाहें बहुत हाई वोल्टेज पे करंट थोड़ा बहुत पास हो भी जाए तो उसका ग्राफ नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। उसके बाद आता है रेजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है। ठीक, एलॉयज़ में किस तरह चेंज होती है, इंसुलेटर्स में किस तरह चेंज होती है और मेटल्स में किस तरह चेंज होती है, इन तीनों का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, कुछ एलॉयज़ हैं जिनके अंदर लीनियर ग्राफ होता है और बहुत कम वेरिएशन शो होता है रेजिस्टेंस में। ठीक, ये सब प्रिपरेशन आप करें एटलीस्ट। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करें, ये डेरिवेशन पक्के करें। इस चैप्टर में जो कुछ भी बोर्ड में आएगा आप उम्मीद है कि उसमें मेजर पार्ट कवर कर पाएंगे।